नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना की। तेलंगाना में TRS हुकूमत के ख़िलाफ़ सरकारी मुलाजमीन एकजुट होते हुए मालूम होते हैं और सरकारी मुलाजमीन का दबाव सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। दुब्बाका और GHMC इंतखाबात में सरकारी मुलाजमीन के अंदर मौजूद मुखालिफ लहर ने भी अपना काम किया। यही वजह है कि इन दो इंतखाबात में भी हुक्मरान जमात को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुलाजमीन की नाराज़गी की वजह है PRC यानी पे रिवीजन कमीशन। ख़त नज़र इसके मुलाजमीन कितना और अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जो हर 5 साल में उन्हें हासिल होते हैं, लेकिन TRS हुकूमत में आने के बाद से ये फ़वाइद मिलना बंद हो गए। तेलंगाना रियासत अपने क़याम के वक्त सरप्लस बजट के साथ आगे थी, लेकिन 6 सालों के दौरान भी मुलाजमीन को PRC नहीं दिया गया। हुकूमत ने मई 2018 में PRC कमीशन का क़याम अमल में लाया और 1 साल बाद उसकी मियाद में तोसी भी कर दी गई, लेकिन मुलाजमीन को अभी तक PRC नहीं मिल सका, जबकि 2015 में ही यह अदा-शुदनी था। लेकिन मुलाजमीन की यूनियनों के दबाव में हुकूमत ने इंटरिम रिलीफ का ऐलान किया था और ये वादा भी पूरा नहीं किया गया। मुलाजमीन की यूनियंस की जानिब से पैरवी में कमज़ोरी और लापरवाही ने मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद को हुकूमत से बरगुश्ता कर दिया। इस तरह नज़रअंदाज किया जाना मुलाजमीन ने कभी नहीं देखा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई। इसीलिए अब की बार सरकारी मुलाजमीन काफ़ी बरहम हैं। वो किसी हाल में हुकूमत से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। IR यानी इंटरिम रिलीफ या PRC फौरी जारी करने के लिए अब TRS हुकूमत पर काफ़ी दबाव है। इस दौरान हाल ही में हुकूमत ने मुलाजमीन के यूनियन से बात करने का इशारा भी दिया है और इसको हाल ही में हुए इंतखाबात के नतायज को ज़िम्मेदार माना जा रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर जल्द ही कुछ फैसला लेगी। याद रहे कि रियासत तेलंगाना में करीब 2 लाख सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तादाद उससे ज़्यादा है। दूसरी जानिब रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को PRC देते हुए KCR हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है और मुलाजमीन ये तवक्को कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें भी इस तरह PRC जारी हो सकता है। इससे मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, लेकिन हुकूमत पर माली बोझ भी बढ़ जाएगा। हुकूमत के किसी भी फैसले का असर आइंदा मुनक़िद होने वाले हर इंतखाबात पर हो सकता है और हुकूमत भी इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। शहर हैदराबाद में आजकल एक नया मसला सर उठा रहा है, वो है एक ज़बरदस्त शोर। ये शोर और हंगामा या फिर गड़बड़ कहीं कहीं दानिस्ता होती है और कहीं नादानिस्ता और गैर कानूनी तौर पर। हैरत की बात यह है कि इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ना बल्दी ओहदेदार और ना ही पुलिस सड़कों और चौराहों पर गाड़ियों का शोर एक आम बात है। इसके अलावा कोई भी नई बात नहीं है। तेज़ हॉर्न हालांकि गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर चालान हो सकता है, लेकिन ये नया शोर छोटे वेंडर्स का है। इस तरह अब ये जहरीला शोर सड़कों और चौराहों के अलावा गलियों, महलों और रिहायशी इलाकों में फैल गया है। आज शहर के किसी भी हिस्से में गोशे खामोशी नहीं है। पहले शोर के कुछ औकात हुआ करते थे और साउंड पोल्यूशन बहुत डिफाइंड होता था, लेकिन आजकल ये फ़र्क मिट सा गया। दिन के किसी भी वक्त और कहीं से भी प्याज, तरकारी, प्लास्टिक का सामान और कोई भी शय बेचने के लिए वेंडर्स स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लाउड स्पीकर ऐसे तेज़ और दिल दहला देने वाले होते हैं कि किसी का भी सुकून हराम कर देते हैं। बल्दिया के पीपुल्स चार्टर के मुताबिक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन शायद इसकी कोई भी परवाह नहीं करते, जिससे सस्ते दामों पर लाउड स्पीकर मिलने लगे हैं। शहर के गली कूचों में शोर बढ़ता ही जा रहा है और कोई भी ओहदेदार इन मामलात पर एक्शन नहीं लेता। याद रहे कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान ही 8 लाख से ज़्यादा शोर शराबे की शिकायतें पुलिस में दर्ज की गईं, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि पुलिस और बल्दी हुक्काम साउंड पोल्यूशन को कोई मसला ही नहीं मानते, जबकि आलमी सतह पर इसको एक संगीन मसला माना गया है। हर तरक्की याफ्ता मुल्क और शहर में सूती आलूदगी कम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन शहर हैदराबाद में ये आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। याद रहे कि शादी, बारात, पटाखों और इंतखाबी जलसों या फिर कामयाबी के जलसों में होने वाला शोर अपनी जगह है और छोटे वेंडर्स का शोर जायद है और इसको रोकने के लिए जल्द इक़दाम करने की ज़रूरत है।
टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के हॉर्न्स पर भी रोक टोक के इक़दामात का ऐलान किया गया था, लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इस तरह ट्रैफिक वाले इलाकों में ज़बरदस्त शोर अब एक लाजमी हिस्सा बन गया है। जिस तरह हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लाजमी बनाने के लिए चालान लगाए जाते हैं, सूती आलूदगी पर भी चालान लगाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ट्रैफिक पुलिस, बल्दिया और दीगर महकमे इस जानिब तवज्जो देंगे और शहर की आवाम को इस जहरीले शोर से निजात दिलाएंगे। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। दिल्ली से जुड़े हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर चल रहे किसान एहतजाज का आज 25वां दिन है। हुकूमत और किसान दोनों की जानिब से कोई पहल ना होने की वजह से यहाँ वक्त थमसा गया है। फिलहाल कोई बड़ी हलचल नहीं है। 3 नए ज़रई कानूनों के खिलाफ एहतजाज रोज़ की तरह चल रहा है। किसानों ने आज अपील की है कि 27 दिसंबर को जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करें तो सभी अपने अपने घरों में थाली बजाएं। भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह डल्लेवाला ने बताया कि किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी टोल प्लाजा फ्री करने का भी फैसला किया है। वहीं यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की कि वो उस दिन एक वक्त का खाना छोड़ें। उधर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे किसान कायदीन ने गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के ज़िलों से आ रहे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया जा रहा है। अगर यह मसला 24 घंटे में दूर नहीं किया गया तो वो हाईवे की दूसरी लेन भी बंद कर देंगे। किसान कायद वीएम सिंह ने अफसरों से कहा कि जो किसान हाथों में टोपी, बैज और झंडे लेकर चल रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। जो लोग घर लौट रहे हैं उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की जा रही हैं, उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। गाजियाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी सिटी 2 ज्ञानेंद्र कुमार सिंह किसानों के मसाइल सुनने पहुंचे। वीएम सिंह ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर कहा कि अगर किसानों की परेशानी दूर नहीं की जाती है तो वो नेशनल हाईवे 24 के दूसरी तरफ की सड़क भी बंद कर देंगे। इस पर एडीएम ने कहा कि इस मसले पर जल्द ही ओहदेदारों से बात करके उसे दूर किया जाएगा। इसी बीच मीरठ से हिंद किसान मजदूर समिति के अरकान एहतजाज में शामिल होने रवाना हुए। वो ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए गाजियाबाद आ रहे हैं। इसी दौरान किसानों की यूनियन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर को खत लिखकर कहा कि किसानों की जानिब से जारी एहतजाज किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है। ऑल इंडिया किसान जद्दोजहद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वज़ीर आज़म मोदी और तोमर को खत लिखा और कहा कि हुकूमत ये ना समझे कि तीनों ज़रई कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज के पीछे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हाथ है। हिंदी में लिखे गए खतूत उस वक्त लिखे गए जब वज़ीर आज़म ने अपोजिशन जमातों पर तीनों ज़रई क़वानीन पर किसानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। हकीकत यह है कि किसानों के एहतजाज ने सियासी जमातों को अपने ख्यालात को तब्दील करने पर मजबूर किया और आप यानी वज़ीर आज़म का दावा कि सियासी जमातों ने इस एहतजाज को ईजाद किया सरासर गलत है। नहीं मैम अभी वो नहीं आए हैं। किसान एहतजाज में एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर आज सामने आई है। भटिंडा में 22 साल के किसान गुरलाब सिंह ने इतवार के रोज़ खुदकुशी कर ली। वो 2 दिन पहले ही ज़रई कानूनों के खिलाफ जारी एहतजाज से लौटे थे। इससे पहले 16 नवंबर को 65 साल के संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने गुरुमुखी में लिखे सुसाइड नोट में लिखा था कि यह जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ है। भटिंडा के कस्बा रामपुरा फूल के दयालपुरा में रहने वाले गुरलाब 18 दिसंबर को ही अपने घर वापस आया था। वो हरियाणा के बहादुरगढ़ से जुड़े दिल्ली के
टीकरी बॉर्डर पर धरने में शामिल था। उसने इतवार को जहर की गोलियां खाकर जान दे दी। शुरुआती जांच में पता चला कि गुरलाब सिंह छोटे सतह का किसान था और उस पर करीब 6 लाख रुपए का खर्च था। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तहरीक चलाने पर मजबूर किसान मरकजी हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उनके मुतालिबात पर हुकूमत खामोश है। कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि किसान तहरीक के दौरान अब तक 33 किसान दम तोड़ चुके हैं, लेकिन मोदी हुकूमत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और किसानों के मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के मसाइल पर खामोश हैं और उनके मुतालिबात को पूरा करने के बजाय उन्हें वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़राई कानूनों को वापस लेने के बजाय उन्हें दुरुस्त करार दे रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को किसानों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन वो मगरबी बंगाल में इलेक्शन जीतने के प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं। उन्हें आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात की फ़िक्र है और किसानों के मसाइल पर गौर व खौस करने के बजाय इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली तैयार करने में वो सरगर्म है। आज 33 फार्मर्स आप लोग को पता है देहांत हो गए हैं और अभी भी मोदी जी उनको उनके जो परिवार है उनको मिलने के लिए गए नहीं, उनको कंसोल करने के लिए गए नहीं। अमित शाह जी भी नहीं गए, सब यहाँ हैं। अमित शाह जी जा सकते हैं बंगाल प्रचार करने के लिए, जिसका चुनाव है मई में, लेकिन वो वहाँ हैं। और जो हमारे जो अन्नदाता बॉर्डर पे है, जो 5-10 किलोमीटर यहाँ से हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, उनके परिवार को कंसोल करने के लिए नहीं जाते हैं। ये क्या न्याय है? वो हमारे जो किसान लोग न्याय के लिए मांग रहे हैं और यहां अन्याय हो रहा है इस सरकार से। और जब भी कुछ प्रश्न पूछे मोदी जी से, अमित शाह जी से, सब मौन है। आज भी एक शब्द नहीं आया उनके मुंह से कि हाँ हमारे जो अन्नदाता के देहांत हो गए हैं, कुछ भी नहीं। सीबीआई के चार्जशीट फाइल करने के बाद हाथरस बलात्कार और हत्याकांड में आदित्यनाथ सरकार की भूमिका के रहस्यों से पर्दा उठ गया है। सरकार ने जांच को भटकाने की कोशिश की, आरोपियों को बचाने की कोशिश की और पीड़िता के परिवारों को न्याय से वंचित रखा। पिछले 73 वर्षों के आजाद भारत के इतिहास में यह पहली दफा हुआ है कि पीड़िता को उसके मृत्यु के बाद भी बदनाम किया गया, उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया गया। पीड़िता के परिवार वालों को बदनाम किया गया, धमकाया गया। इस घटनाओं को जाति हिंसा बताया गया। यहां तक कि प्रेस के मित्रों को भी पीड़िता के परिवार से मिलने से रोका गया और पूरी सरकार, प्रशासन, भाजपा पार्टी, भाजपा नेता सब ने मिलकर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पर्दा डालने की कोशिश की, जांच को भटकाने की कोशिश की। आज जब सत्य सबके सामने है, हम कांग्रेस पार्टी के मन से ये मांग करते हैं कि घटना की जिम्मेवारी तय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो आरोपी हो उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए एवं उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को तुरंत नैतिक जिम्मेवारी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के एहतजाज के दौरान अपनी जानों से हाथ गंवाने वाले किसानों को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की जद्दोजहद और कुर्बानी यकीनन रंग लाएगी। किसान भाइयों और बहनों को सलाम और खिराज अकीदत। उन्होंने किसान संघर्ष समिति के अखिल भारतीय मोर्चे की जानिब से तैयार एक पोस्टर भी पोस्ट किया, जिसमें किसानों के एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले किसानों को खिराज तहसीन लिखा गया है। इसके साथ ही शहीद होने वाले किसानों की तस्वीर भी पोस्ट की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुरुद्वारा रिकाबगंज जाकर सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर को उनकी कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर यानी पीएमओ के ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक
मोदी अचानक सुबह के वक्त गुरुद्वारा रिखाबगंज पहुंचे और सिख गुरुओं को खिराज अकीदत पेश करते हुए माथा टेका। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को उनकी कुर्बानियों के लिए याद किया। जिस वक्त वजीर आजम गुरुद्वारा पहुंचे, सड़कों पर पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं था और आम लोगों की सहूलत के पेश नज़र बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए थे। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दिल्ली फसाद में मुबैना तौर पर माखूज 30 मुलजिमीन की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा कि महज ज़मानत पर रिहाई जमीयतुल उलमा हिंद का मकसद नहीं, बल्कि इसकी कोशिश है कि जिन बेगुनाह लोगों को फसाद में जबरन मुलविस किया गया उनको कानूनी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। ये बात उन्होंने आज जारी करदा प्रेस रिलीज में कही। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद के वकला की टीम इसी नुक्ते पर काम कर रही है और मुकम्मल इंसाफ दिलाने तक हमारी ये कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी। मौलाना मदनी ने कहा कि कुछ अखबारात और इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टों ने दिल्ली फसाद की असल कहानी का पर्दा चाक कर दिया है। ये अफसोसनाक सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है और मौलाना ने दावा किया कि तफ्शीश और कार्रवाई के नाम पर असल खातियों को पुलिस ने बचा लिया और उन बेगुनाह लोगों को जिनका दूर दूर तक इस फसाद से कोई ताल्लुक़ नहीं था मुलजिम बना दिया गया। इस खुली हुई नाइंसाफ़ी पर जमीयतुल उलमा हिंद खामोश बैठी नहीं रह सकती। चुनाचे उसने मुतासरीन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने का फ़ैसला किया और इसके लिए तजुर्बेकार वकला का बाकायदा एक पैनल भी तश्कील दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 70 वर्षों से मज़हब की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद, मजालिम और फसादात के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद एक सख्त कानून बनाने का मुतालबा कर रही है, जिसमें कहीं फसाद होने की सूरत में वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया को जवाबदा बनाने का इल्तिज़ाम हो। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारा तवील तजुर्बा ये है कि डीएम और एसपी को अगर इस बात का ख़तरा हो कि फसाद होने की सूरत में खुद उनकी अपनी गर्दन में कानून का फंदा पड़ सकता है, तो किसी के चाहने से भी कहीं फसाद नहीं हो सकता। उन्होंने एक बार फिर कहा कि इस तरह के कानून साजी के साथ साथ एक ऐसे कानून की भी ज़रूरत है जो राहत, रिलीफ और बाज़ाबातकारी के कामों में भी यकसानियत लाने और हुक्काम को उसका पाबंद भी बनाए। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के शोबे में ख़वातीन की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि रवां उम्रा सीज़न के दौरान अब तक 1 मिलियन से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन ने मस्जिद हराम में हाज़िरी और उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल की। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी के ख़वातीन से मुतालिक इंतज़ामी उमूर की सरबराह डॉक्टर कामिलिया बिनते मोहम्मदुल दायदी ने बताया कि रवां उम्रा सीज़न के दौरान 1 मिलियन से ज़ायद ख़वातीन मुसलमानों ने उम्रे के मनासिक अदा किए और मस्जिद हराम में इबादत का शर्फ हासिल किया।
उनका कहना था कि उम्रा सीज़न के पहले मरहले में 26,209 मुस्लिम ख़वातीन ने उम्रे की सआदत हासिल की। दूसरे मरहले में 3,26,603 ख़वातीन ने उम्रे की सआदत हासिल की, जबकि मरहले के बाद अब तक 6,69,818 ख़वातीन ने मस्जिद हराम में इबादत और उम्रे की सआदत हासिल की। उनका कहना था कि उम्रा सीज़न की बहाली के तीनों मराहिल में ख़वातीन इबादत गुजारों को मस्जिद हराम में तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात और उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की गईं। सऊदी अरब के चौथे फरमारवा शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ मरहूम के दौर में बैतुल्लाह का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अल जुंदी का हफ्ते के रोज़ जर्मनी में इंतकाल हो गया। शाह खालिद ने 1397 हिजरी में बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी, जिसके बाद उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खाली सोने से तैयार करने की हिदायत जारी की। इस दरवाजे को डिज़ाइन करने के लिए शाम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मुनीर अल जंदी का इंतखाब किया गया। अल जंदी शाम के शहर हमस में पैदा हुए थे। दरवाजे को मक्के मुकरमा में एक बहुत बड़े सुनार शेख महमूद बिन बदर के कारखाने में डिज़ाइन किया गया। ममलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने अल बदर ख़ानदान को बैतुल्लाह का दरवाज़ा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। बैतुल्लाह के दरवाजे की तैयारी 1398 हिजरी में हुई और इसमें 280 किलोग्राम खालिस सोने का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर मुनीर अल जंदी का नाम बैतुल्लाह के दरवाजे पर लिखा गया क्योंकि उन्होंने उसे डिज़ाइन किया। सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह के दरवाजे को कोई मुसलमान शख्सियत डिज़ाइन करे क्योंकि इसका नाम दरवाजे पर लिखा जाना था। तारीख़ के मुहक्किक मंसूर अल असाफ ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि दरवाजे को इंजीनियर मुनीर ने डिज़ाइन किया। दरवाजे पर नक्शो निगार शेख अब्दुल रहीम अल बुखारी ने बनाए। दरवाजे की बुलंदी 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। ये निस्फ मीटर के करीब गहरा है। दरवाज़ा 2 किवाड़ पर मुश्तमिल है। दरवाजे का फ्रेम मेकामोंग लकड़ी से बना हुआ है जो थाईलैंड में तैयार होती है। ये दुनिया भर में महंगी तरीन लकड़ी है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के 7,67,25,354 केसेस हो चुके हैं। 16,94,084 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 5,38,52,967 लोग ठीक हो चुके हैं। अब भी 2,11,78,303 अफराद का इलाज चल रहा है। वहीं वैक्सीन की तमाम मबाहिस के बीच दुनिया में अभी भी कोरोना का ख़तरा बरकरार है। ब्रिटेन की हेल्थ सेक्रेटरी मैट हनुक ने आज माना कि मुल्क में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं। उनके इस बयान के मायने अहम है क्योंकि आज ही वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लंदन और साउथ वेस्ट इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया। जॉनसन का ये कदम चौंकाने वाला है क्योंकि मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। हालांकि नए स्ट्रेन की वजह से हुकूमत की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच स्विट्ज़रलैंड हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ फाइज़र बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी। मुल्क में क्रिसमस के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहीं यूरोप में अभी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फ्रांस में वबा से अब तक 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वबा से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ बीते 2 दिनों से लगातार मामलों की तादाद में उछाल आ रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने अपने ताज़ा तरीन अपडेट में बताया कि अमेरिका में बीते 24 घंटों में 4 लाख से ज़्यादा नए कोरोना वायरस मामलों की तस्दीक हुई है। CDC के हफ्ते के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के सभी रियासतों में जुमे के रोज़ जुमला 4,03,359 नए मामले सामने आए। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले 11 दिसंबर को सामने आए थे। 11 दिसंबर को अमेरिका में 2,44,011 मामले सामने आए थे। CDC ने अपने हफ्ते के अपडेट में कहा कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक पूरे अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा 1,14,750 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। यहाँ अब तक 1,76,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 3,15,600 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस बीच यहाँ कोरोना वबा का कहर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अमेरिका को लेकर आया एक आंकड़ा बताता है कि यहाँ जेलों में बंद हर 5वां कैदी कोरोना की चपेट में आ चुका है। कोरोना वबा की दूसरी लहर से जूझ रहे अमेरिका में 4 नवंबर से 1 लाख से ज़्यादा मुतासरीन मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मामले कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में हैं।
हिंदुस्तान में जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के मजमूई केसेस 1 करोड़ से ज़्यादा होने के बावजूद उसकी रफ्तार कम और सेहतमंद अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर तकरीबन 3 लाख रह गई है। कोरोना वायरस की शरह कम होने से नए केसेस की तादाद 30,000 यौमिया से नीचे आ चुकी है, जबकि इस वबा से होने वाली अमवात की तादाद में भी कमी देखी जा रही है। इतवार के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,624 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,31,223 हो गई। इसी अरसे के दौरान 29,690 मरीजों ने जानलेवा वबा को शिकस्त दी, जिससे सेहतमंद मरीजों की मजमूई तादाद 95,80,000 से ज़ायद हो चुकी है। मुल्क में जानलेवा कोरोना से शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 95.51% है। एक्टिव केसेस 3,407 से कम होकर 3,05,000 रह गए हैं और इसकी शरह 3.04% पर आ गई है। इसी अरसे में 341 मरीजों की हलाकत के साथ मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,45,477 हो गई है और हलाकत की शरह यानी फैटेलिटी रेट अब भी 1.4% है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 592 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,81,414 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,513 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 119 केसेस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज़ कहा कि वो रियासत में किसी ताज़ा लॉकडाउन के हक़ में नहीं है और ना ही रात का कर्फ्यू को मुसल्लत करने का इरादा रखते हैं। हालांकि कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। कोरोना वायरस मेट्रो कॉरिडोर कोरोना वॉरियर्स पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत की आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ठाकरे ने आवाम को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगले 6 माह तक मास्क पहनना लाजमी होगा। ठाकरे ने कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। अवामी मकामात पर मास्क पहनना कम से कम 6 माह तक आदत बननी चाहिए। अगर आपके पास कोरोना की वैक्सीन बुक करने के लिए किसी का फ़ोन आए तो उसे अपनी कोई जानकारी ना दें। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन को आने में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन इसके नाम पर लोगों को ठगने के लिए धोखेबाज एक्टिव हो गए हैं। ज़ाती जानकारियां पूछकर बैंक खातों से रुपये हड़पने वाले साइबर क्रिमिनल्स ने अब कोरोना वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को झांसा देना शुरू कर दिया है। भोपाल पुलिस की साइबर सेल में आधा दर्जन ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अच्छी बात यह रही कि ठगों की बातचीत के तरीके ने लोगों के दिल में शक पैदा कर दिया और उन्होंने अपने खाते की जानकारी या बैंक से मिलने वाली OTP देने से मना कर दिया। इससे वो फर्जीवाड़े से बच गए। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन का फिलहाल तजुर्बा जारी है। वजारत सेहत के अहदेदारों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए इस तरह की कोई बुकिंग नहीं की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कंप्लेनेंट्स ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स फ़ोन करके कहते हैं कि आपको डॉक्टर से पहले कोरोना वैक्सीन चाहिए तो आप बुक कर लें। इसके लिए ज़ायद चार्जेस देने होंगे। इसके बाद वो लोगों से बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी मांगते हैं। इसके साथ ही कई लोगों से ATM कार्ड का नंबर भी पूछ लेते हैं। पुलिस के मुताबिक फिर वो कोरोना वैक्सीन बुक करने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर आया 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP मांगकर अकाउंट से रुपये निकाल लेते हैं। वो इस OTP को वैक्सीन बुक होने का कंफर्मेशन बताते हैं। इसीलिए आप सभी चौकस रहें और अगर आपको कोई भी वैक्सीन बुक करने के लिए कॉल आए तो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन मत शेयर करें और फौरी पुलिस को इसकी जानकारी दें। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच पहले से तयशुदा सिडनी के मैदान में ही खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इतवार के रोज एक बयान के जरिए इसकी तस्दीक की। सिडनी में दरअसल कोरोना वबा के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मकामी इंतजामिया ने न्यू साउथ वेल्स के साथ मलहक सरहद को बंद कर दिया। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी में होना है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।